नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं द हिंदू एडिटोरियल के एनालिसिस हिंदी के अंदर। आज की तारीख है 8 जून 2018 शुक्रवार। मैं हूं करदम रावल। तो हमारा जो वीडियो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है 13 मई से, और यहाँ पे जो प्राइस है वो 10,000 रुपीज़ है। लेकिन पहले 2,000 एस्पिरेंट को ये 5,000 में मिलेगा। तो क्या ये आपको 5,000 में मिल रहा है कि नहीं, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट की विजिट लेनी होगी और चैट विंडो से आप डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप जो डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे दिए गए नंबर है उसके अंदर आप कम्युनिकेट करके कॉल करके अपना अवेलेबिलिटी चेक करवा सकते हैं, या फिर आप प्रमोशनल कोड प्राप्त कर सकते हैं जिससे कि आपको ये कोर्स डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिले। तो इस जो कोर्स है उसकी आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। यहाँ पे जनरल स्टडीज के 8 सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशन के कोर्स को डे बाय डे शेड्यूल के हिसाब से तैयार किया जाएगा, जो आपके लिए हमारी वेबसाइट के ऊपर आपके रजिस्ट्रेशन के बाद आपको भेजा जाएगा, जो आप अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सकते हो 2019 के मेंस एग्जामिनेशन तक। यहाँ पे एकदम फ्रेशली रिकॉर्डेड मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, और इसके अलावा ये जो कोर्स है इसकी जो वैलिडिटी है वो 2019 के मेंस एग्जामिनेशन तक की है। तो बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि यहाँ पे गिव अवे दिया जा रहा है। करंट अफेयर्स है जो नवंबर टू अप्रैल मंथ की गवर्नमेंट की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स यानी कि योजना है। नवंबर टू अप्रैल मंथ के द हिंदू एडिटोरियल की पीडीएफ्स है। 30 मॉक पेपर्स है जो आईएएस की 2019 की प्रीलिम्स के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और इसका प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो आंसर्स है इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया गया है, और पिछले 6 महीनों के जीएस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसके अलावा जो है आपको हमारी जो मैगजीन है तपस्या आईएएस एकेडमी की, उसकी आपको 3 महीने की फ्री सब्सक्रिप्शन दी जा रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट है, और 3 महीने की फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ वो मैगजीन आपको आपके घर तक, आपके एड्रेस तक पहुंचाई जाएगी एकदम मुफ्त। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे गिव अवे में आपको इसके साथ मिल रही है। तो आप जो है हमारी विजिट करिएगा। वेबसाइट हमारा यूआरएल है www.upsciesexams.com। तो काफी सारे बेनिफिट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, तो एडवांटेजेस लेना मत भूलिएगा। तो आज का जो रोड मैप है वो कुछ इस तरह से रहेगा। पहले जो पिछले एडिटोरियल में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, फिर एक नया सा फन फैक्ट, और उसके बाद देखेंगे और एक नया क्वेश्चन, और उसके बाद हम 2 आर्टिकल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। सस्टेनेबल अर्थ फॉर फ्यूचर यानी कि आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए हमें एनवायरनमेंट को इंटैक्ट कंडीशन में रखना है, ताकि वो लोग आके हमसे ये कंप्लेन ना करे कि आपने तो एनवायरनमेंट को इतना चूस लिया, निचोड़ लिया कि हमारे लिए कुछ रखा ही नहीं। इसीलिए कॉन्सेप्ट लाया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आज की जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है उसको उतना ही इस्तेमाल करें कि आने वाली पीढ़ी तक कुछ ना कुछ जरूर से बचा रहे, कि हम ही उसको कम्प्लीटली यूज ना कर दे। काफ़ी सारे रिसोर्सेज की बात यहाँ पे होती है, और रिसोर्सेज के अलावा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जाती है। दूसरा आर्टिकल है वायलेंस इन द हिल्स ऑन शिलोंग अनरेस्ट। तो शिलोंग जो है मेघालय के पास क्या सिचुएशन है, वहाँ पर क्यों ऐसी वायलेंट स्थिति हुई है, वहाँ पे कर्फ्यू लादने की ज़रूरत पड़ गई थी। तो ये जनरल स्टडीज 1 के अंदर आता है, और ये जो है एनवायरमेंट जनरल स्टडीज 2 के पेपर के अंदर रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ पे कनेक्ट होंगे। यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद आपको मिलेगी वोकेबलरीज जो आपके राइटिंग स्किल्स को एनहांस करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है आने वाली स्लाइड्स के अंदर। तो बने रहे अंत तक हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर से कीजिएगा। तो यहाँ पे पहला द थूथुकुड़ी फेबल्स की बात की जा रही है, कि जो थूथुकुड़ी के अंदर जो प्रोटेस्ट किया गया था, आप सबको पता है जो कॉपर स्टेरिलाइट कॉपर की कंपनी है उसके बारे में यहाँ पे सिचुएशन थी। अगर आपको नहीं पता है और वो एडिटोरियल या वो कॉन्सेप्ट आपने मिस कर दिया है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए थोड़ी सी जिस्ट दे देता हूँ। 20 साल के पहले महाराष्ट्र के अंदर एक कंपनी थी जो कॉपर की चीज़ों को बनाती थी, कॉपर का जो प्रोडक्ट है वो जनरेट करती थी, बनाती थी। तो वहाँ पे लोगों की काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आने के बाद डिपार्टमेंट जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, उन्होंने उस कंपनी को वहाँ से हटाने की मांग की, और उस कंपनी ने वहाँ से अपना जो प्लांट है वो थूथुकुड़ी के पास एक विलेज के अंदर शिफ्ट कर दिया। तो सिचुएशन 20 सालों के अंदर वहाँ पे बहुत गंभीर होती गई, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर भी लोगों को काफ़ी सारी तकलीफें और जो बीमारियां है वो बढ़ रही थी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जो वहाँ पे इन्होंने नई कंपनी सेटअप की, उससे काफ़ी सारे लोगों को 20 साल के टाइम पीरियड में काफ़ी सारी तकलीफें जो हेल्थ रिलेटेड होनी शुरू हो गई। हेल्थ प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम बहुत सारे हुए। तो यहाँ पे इन लोगों ने किया ये
कि जो इनको प्रोटेस्ट करना पड़ा इसके पीछे का रीजन ये था कि हेल्थ इश्यू को बहुत ज्यादा था। तो इसके प्रोटेस्ट को रोकने के लिए यहाँ पे पुलिस ने फायरिंग भी कर दी और इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने सेक्शन 144 का भी गलत एडवांटेज यहाँ पे लिया। तो ये पूरी सिचुएशन है थूथूफुड़ी की, और यहाँ पे एक क्लेम किया जाता है कि ये प्रोएक्टिव सिटीजनशिप के बारे में है। और यहाँ पे दूसरी ये बात है कि यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ पे एक आंख मीची जाती है कि भाई आप लोगों ने अपनी जो पावर्स और अथॉरिटीज है उसका नेगेटिव इस्तेमाल किया और जो डेमोक्रेसी है उसको किल किया है। क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर आप ऐसी चीजें नहीं कर सकते। एक तो आपको पब्लिक को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करना पड़ता है, उसके सामने आपने ये सारी चीजें की है जिससे कि पब्लिक को समस्या और तकलीफों का सामना करना पड़ा है। तो इस आर्टिकल में इतना ही जिस्ट है, ज़्यादा डिटेल से डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब ये इशू आया था तो इसके ऊपर बहुत सारी डिटेल से डिस्कशन हमने पहले से ही कर ली थी। यहाँ पे द सस्टेनेबल अर्थ फॉर द फ्यूचर, तो ये आर्टिकल जो है एनवायरमेंट रिलेटेड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड है, तो इसके ऊपर हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। इस आर्टिकल के राइटर है कमल बावाजी। तो यहाँ पे इन्होंने न्यू आइडियाज भी शेयर किए हैं, इवन द वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए ये भी बताया है, और टेकिंग द स्टॉक यहाँ पे एनवायरमेंट को किस तरह से इनहेंस और प्रोटेक्ट करना है उसके बारे में ये बहुत सारे पॉइंट्स लेके आए हैं जिसको डिटेल से डिस्कशन में लेंगे। यहाँ पे इन सर्च ऑफ फ्रेंड अगेंस्ट अ यूनाइटेड पोजीशन इन 2019 द बीजेपी विल नीड टू कीप ऑल हिज अलायंस टुगेदर। तो एकदम से पॉलिटिकल आर्टिकल, कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं, लेकिन जस्ट बता देता हूं कि आने वाले जो जनरल इलेक्शन से यहाँ पे बात हो रही है कि जनरल इलेक्शंस के आते आते गवर्नमेंट जो है अभी रीड कर रही है उसको, जो उन्होंने अलायंस बना के जो गवर्नमेंट बनाई थी उसके सभी अलायंस के साथ हाथ मिला के रखने होंगे क्योंकि 2019 के जो इलेक्शंस होंगे वो उनके लिए टफर होने वाले हैं। जो 2014 के थे उससे ज्यादा टफर होने वाले थे क्योंकि वहां पर एक बेस बना हुआ था कि जो सरकार वहां पे लीड कर रही थी उनके साथ उन लोगों को काम नहीं करना था, और पब्लिक के अंदर भी ऐसा एक उड़ाव था कि हमको एक नई गवर्नमेंट को मौका देना है कि ताकि कुछ आके अगर कुछ कर सके। तब जाके बीजेपी ने मौके का फायदा उठा के चौका मार लिया और 2014 के इलेक्शंस को जीत लिया। लेकिन अब 2019 के इलेक्शंस में नो डाउट जो पास्ट वाली सरकार थी उससे तो कुछ उम्मीदें नहीं है, बल्कि जो प्रेजेंट सरकार है उसके ऊपर भी भरोसा नहीं रहा है क्योंकि उन्होंने काफी सारी ऐसी उटपटांग चीजें की। और यहाँ पर जो महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर जो बाला ठाकरे जो थे उनकी जो पार्टी है उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है कि अमित शाह ने जो उनके ऊपर, उद्धव ठाकरे जो सेना है उनकी, उनके सुप्रीमो है, उनके ऊपर काफी सारी बातें यहाँ पे बोली है कि महाराष्ट्र की सरकार हो या फिर जो भी मुंबई की पार्टीज हो उनको भी अब आपसे उम्मीदें नहीं है कि उद्धव ठाकरे के बारे में यहाँ पे बात की गई है और अमित शाह के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे जो राइटर है वो अपील करते हैं कि 2019 में अगर इलेक्शंस जीतने हैं तो अलायंस के सभी अलायंस के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखने होंगे, वरना जो है 2019 के इलेक्शंस कहीं ना कहीं महंगे पड़ सकते हैं। अगर 50-50 वाली कंडीशन आ गई और यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया और सारी पार्टीज अलायंस के आके गवर्नमेंट बना लेगी तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो 19 के इलेक्शन के लिए उनको तैयारियां करने के बारे में यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं। उसके बाद वायलेंस इन द हिल्स, तो मेघालय गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ पे क्लेम साजे जा रहे हैं कि उन्होंने ठीक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया और वहाँ पे जो भी समस्याएं हैं मेघालय के अंदर उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन की गई है कि शिलोंग में क्या समस्या हुई। तो ये आर्टिकल इंटरनल अफेयर्स के बारे में होता है। तो जनरल स्टडीज के पेपर 1 के अंदर इसके बारे में क्वेश्चन पूछने की आशंकाएं हुए तो इश्यू नहीं पूछेंगे, लेकिन जो इसके पीछे का जो कोर रीजन है कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, और अगर ऐसा होता है तो बीइंग एन आईएएस कलेक्टर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर, सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द सिटी या फिर स्टेट, आप किस तरह से इस चीज को जस्टिफाई करोगे और सिचुएशन को किस तरह से कंट्रोल करोगे। तो काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अगर आपके लिए राइटिंग स्किल के अंदर केस स्टडी के हिसाब से पूछे जा सकते हैं इस तरह के इश्यू को अपने दिमाग में क्रिएट करवा के। तो ये आर्टिकल हम डिटेल से डिस्कशन में लेंगे। तो फन फैक्ट के बारे में कुछ बात डिस्कस कर लेते हैं। जो पिछले एडिटोरियल में क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सी बड़ी नदी है, तो उसका आंसर है अमेजोन। तो यहाँ पे इसके अलावा जो आज रिवर्स को हम फिर से कंटिन्यू करते हैं, तो विच इज द वाइडेस्ट रिवर इन इंडिया, तो ये भी आज क्वेश्चन लेके आया हूँ। लॉन्गेस्ट पता होगा, लार्जेस्ट पता होगा, तो वाइडेस्ट हमें बताइए। और इसके बारे में ज्यादा जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से ज्यादा लिखिएगा, तो आपको व्यूअर्स को भी ज्ञान मिलेगा। और आपका नाम अगर सही रहा तो हम यहाँ पे इंक्लूड जरूर से करेंगे। विच रिवर इन इंडिया मेक्स एन एस्क्यूलेटर, तो यहाँ पे अगर बात हो रही है, एक सेकंड दोस्तों, विच रिवर इन इंडिया मेक्स एन एस्चुरी,
तो मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर ऑफ द पेनिनसुला सच एज महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा, द कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल. दिस रिवर मेक डेल्टा एट देयर माउथ. द नर्मदा, पेरियार एंड द तप्ती आर द ओनली लॉन्ग रिवर्स व्हिच फ्लो वेस्ट एंड मेक एस्चुरीज. तो यहाँ पे जो अलग तरह की बात है, जो ईस्ट के ऊपर जो नदियां फ्लो करती है उसके बारे में ज्यादातर हम नॉलेज प्राप्त करके रखते हैं, लेकिन वेस्ट के तरफ जो जाती है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता है. तो नर्मदा, पेरियार और तप्ती जो रिवर है वो वेस्ट डायरेक्शन के अंदर फ्लो करती है, तो इसके बारे में जानकारी होना ये हमारे लिए थोड़ी सी बेनिफिशियल बात हो सकती है. तो चलिए दोस्तों डिटेल से डिस्कशन शुरू करते हैं. सस्टेनेबल अर्थ फॉर द फ्यूचर. तो यहाँ पे जो आर्टिकल है उसके ऊपर मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी हल्की सी जिस्ट देता हूँ. तो यहाँ पे जो आर्टिकल है इसके अंदर बात की जा रही है कि अर्थ को हमें प्रोटेक्ट करना है, और इंडिया जैसा बड़ा कंट्री अगर अर्थ को प्रोटेक्ट करने बारे में सोचने लगेगा तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई इंडिया जो है उसके अंदर काफी सारी यूनिवर्सिटी डाइवर्सिटी और यूनिटी पाई जाती है. यहाँ पे काफी सारे फ्लोरा और फोना है इंडिया के अंदर. तो यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर हम वर्क करना शुरू कर देंगे तो इंडिया के अंदर काफी सारे कलरफुल टेपेस्ट्री ऑफ पीपल है. यहाँ पे सेकंड पॉइंट के अंदर दोस्तों देखिए टेपेस्ट्री ऑफ पीपल. तो यहाँ पे टेपेस्ट्री का ये मतलब होता है कि कपड़ा जिसके ऊपर अलग अलग विभिन्न प्रकार के डिजाइने और मार्क्स बने होते हैं. तो इंडिया के अंदर अलग अलग प्रकार के कल्चर है, अलग प्रकार के ट्रेडिशन है, अलग प्रकार के लोग हैं, धर्म के जात के यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं. तो उसी तरह से यहाँ पे एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम के साथ लोगों का जुड़ाव भी काफी अलग अलग तरह का है. तो इंडिया में अगर सब लोग यूनाइट हो जाते हैं कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो काफी सारे जो प्रॉब्लम्स है एनवायरमेंटल रिलेटेड, जो बायोलॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स हम देखते हैं उसके अंदर काफी सारे चेंजेस देखने को मिलेगी. अगर पिछले एक दशक की बात करें तो पॉपुलेशन है वहां पे 40% से ज्यादा पॉपुलेशन मैमल्स के डिक्लाइन हुई है, और इंसेक्ट का जो बायोमास है वहां पे 75% से भी ज्यादा यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिला है. तो यहाँ पे जो नेचुरल हैबिटेट है ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कम होता चला जा रहा है. तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं राइटर किसी ऑथर का कि उनका ये कहना है जिसको ये बोलते हैं एंथ्रोपोसीना एरा. तो इंडिया और वर्ल्ड जो है वो एनवायरनमेंट के उस एरा के अंदर पहुंच गया है कि जब से अगर हमने ये अर्थ की जो हिस्ट्री है तो इसका अभी डायरेक्ट जो भी हमारा मूव है उसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ेगा, और ये छोटा बड़ा नहीं बल्कि ग्लोबल स्केल के ऊपर पड़ेगा. तो यहाँ पे एक बात होती है कि 50% ऑफ अर्थ्स लैंड्स एरिया इन ऑर्डर टू कंजर्व अवर रैपिडली डिसअपीयरिंग नेशनल हेरिटेज. तो यहाँ पे बात हो रही है कि अर्थ में जो लैंड का एरिया है उसके ऊपर 50% एरिया ऐसा होना चाहिए जहां पे कोई ह्यूमन बीइंग का इंटरफियरेंस ही ना हो. तो यहाँ पे इस टॉपिक को थोड़ा सा इलाबरेट करते हैं. प्रैक्टिकली अगर बोले तो ये बहुत ही टफ लगता है कि किस तरह से 50% जो है वो लैंड वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे ह्यूमन इंटरफियरेंस के साथ रोका जाए. लेकिन आप सोचिए कि वर्ल्ड के अंदर जो भी इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन कर रही है अगर वो मिडिल ईस्ट में शिफ्ट हो जाती है, यानी कि जो मिडिल ईस्ट का पार्ट है वहां पर क्रूड ऑयल वगैरह भी सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है वो करना नहीं पड़ेगा और वो सारी चीजें वहीं पर बनेगी, और एक ही जगह ऐसी होगी जहां पे अर्थ के अंदर पॉल्यूशन जनरेट होगा, और उसी चीज को हमें रोकना होगा. पहली बात. दूसरी बात, काफी सारा फ्यूल और एनर्जी और रिसोर्सेज बचेंगे क्योंकि पूरे विश्व की सारी कंपनीज, इंडस्ट्रीज और जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स होगी वो वहीं पे बनेगी, तो बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे. फिर समझिए कि हेल्थ को अपने को प्रमोट करना है, तो जो यूथ और यंगस्टर्स है उनको उस ट्रॉपिकल रीजन में रखना चाहिए जहां पे एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, यानी कि जो टेम्परेचर लेवल हो वो 28 to 32 की रेंज में हो. और उसके बाद बात करें कि हेल्थ में उन लोगों का क्या, जो बच्चे और बूढ़े हैं तो उनको जो ठंडे प्रदेश है जैसे कि अमेरिका है वहां पे टेम्परेचर कम होता है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूरोप है, रशिया है, तो वहां पे अगर जो एजिड पीपल है उनको अगर रखा जाएगा तो उनकी सेहत के अंदर काफी ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा. अगर कोई बीमारी से पीड़ित है तो उनको भी वहीं शिफ्ट कर दिया जाए और वहीं से वो सारी ट्रीटमेंट वगैरह ले और जल्दी से रिकवर हो सके. और मिडिल ईस्ट में हम रखेंगे पूरी की पूरी हमारे पूरे वर्ल्ड की
इंडस्ट्रियल एरियाज, तो इंडस्ट्रियल वो कंट्री हो जाएगा जहाँ पे इंडस्ट्रीज ही होगी। और उसी तरह से जो लोग हैं वो आइलैंड वगैरह पे भी रह सकते हैं, इंडिया जैसे पेनिनसुलर रीजन के अंदर भी रह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है वो अगर फॉरेस्ट भी उगा देते हैं तो वहाँ पे पानी देने जाने की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ह्यूमन इंटरफियरेंस ही नहीं रहेगा, तो वो अपने आप वहाँ पे रेंज भी होंगे और क्रॉप्स भी होंगे, वो अपने आप ही वहाँ पे एनवायरनमेंट अपने आप से अच्छा होने लगेगा। तो एनवायरनमेंट को अगर प्रोटेक्ट करना है तो 50% जो अर्थ का लैंड सरफेस एरिया है उसको ह्यूमन फ्री घोषित करने से बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। इवन काफी सारा यहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन भी देखने को मिलेगा। जो हमारे खर्चे रहेंगे वो क्या रहेंगे कि जो प्रोड्यूस होता है उसको जहां जहां पे वर्ल्ड के अंदर लोग रहे वहां पे पहुंचाना, तो जो प्रोडक्शन के अंदर ट्रांसपोर्टेबल मोबिलिटी है उसके अंदर बेनिफिट देखने को मिलेंगे। उसके अलावा सी रूट जो है वो अच्छी तरह से यूटिलाइज होना शुरू कर देगा। तीसरी बात एनवायरमेंट ही 50% है, क्योंकि हमारा जो मार्जिन रखा है वो क्या है इंडिया ने कि भाई 33% जो लैंड एरिया है वह फॉरेस्ट होना चाहिए, बल्कि अब जो है 50% लैंड एरिया फॉरेस्ट है। तो लोगों की हेल्थ के अंदर खर्चे करने की, एफर्ट्स करने की, एनवायरनमेंट को हार्म करने की जरूरत नहीं रहेगी। ऑटोमेटिकली यहाँ पे काफी सारी चीजें जो है वो ह्यूज अमाउंट में अचीव होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हो सकती है, बहुत लंबा टॉपिक चल सकता है, लेकिन इंडिया नीड्स अ मैसिव न्यू एफर्ट टू कैटलॉग मैप एंड मॉनिटर लाइफ यूजिंग फंडामेंटल डिफरेंट अप्रोचेस। तो ये भी एक अप्रोच था। तो यहाँ पे सोसाइटी जो है वो अगर खुद से इंटरेक्ट करना शुरू कर देगी बायोडाइवर्सिटी के साथ, और इकोनॉमी, सोशल और पॉलिटिकल फोर्सेस अगर हेल्प करेंगे बायोडाइवर्सिटी की, तो यहाँ पे अल्टीमेटली सस्टेन हम लोग अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो यहाँ पे स्पीसीज जो है उनके इंटरेक्शन की बात हो रही है, सॉइल, वाटर और ब्रीदेबल एयर की बात हो रही है। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं जिनके साथ हम डे टू डे इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन हम उनके बारे में कभी नहीं सोचते। तो वाइल्ड पोलिनेटर्स, द microbiota of soils and the many enemies of agriculture pest this and many other natural services underpin our agriculture productivity and mitigate climate changes होने के बहुत सारे कारण है। even life science and are still restricted largely to the study of cell and molecules life at microscopic and submicroscopic level। तो बहुत सारी यहाँ पे न्यू डाइवर्सिटी साइंस यहाँ पे डेवलप हो गई है ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड, लेकिन जो ह्यूमन सोसाइटी है वो नेचर को प्रिजर्व करने के लिए सही मात्रा में ठोस कदम नहीं उठा रही है। और एक तरफ से जो हमारे गोल्स भी यहाँ पे सेट किए जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी पोर्टल की भी यहाँ पे बात की गई है, इंडियन बायोडाइवर्सिटी पोर्टल IBP। तो यहाँ पर भी जो हमने टारगेट्स रखे, जो गोल्स रखे हैं बायोडाइवर्सिटी को अचीव करने के लिए, वो काफी एम्बिगुअस गोल है, यानी कि अनक्लियर है। और यहाँ पे हमें प्राइवेट सपोर्ट की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। एक ही गवर्नमेंट या फिर पोर्टल अपने हिसाब से डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी तो नहीं होगा। हिंदुस्तान के पूरे लोगों को और वर्ल्ड के पूरे लोगों को यहाँ पे एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स लेने होंगे। ये मुद्दे आजकल इतने सारे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 5 जून को हमने एनवायरमेंटल डे सेलिब्रेट किया था, और उसी के लिहाज से जो द हिंदू है उन्होंने काफी सारे ऑथर से एनवायरनमेंट रिलेटेड आर्टिकल्स मंगवाए थे। तो उस आर्टिकल के बुनियाद के ऊपर वो लोग प्रायोरिटी देते हुए एनवायरनमेंट के ऊपर आर्टिकल लेते चले आ रहे हैं। और यही चीज है जिससे हमें नॉलेज मिलता चला जा रहा है, और आने वाले एग्जाम्स के लिए हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। तो जो चीज है वो मेन ये है कि एनवायरनमेंट को हो सके उतना प्रोटेक्ट कीजिए, पानी का जूठा इस्तेमाल छोड़िए, पानी का जो यूज है वो सस्टेनेबल तरीके से कीजिए, कूड़ा कचरा मत फैलाइए, प्लास्टिक का यूज मत करिए, पेड़ पौधों को पानी भी दीजिए और नए भी उगोइए, और जो फार्मर्स है उनका प्रोटेक्शन हो उस तरह की कुछ एक्टिविटीज अगर आपसे हो सके तो वो भी करें। और एनवायरनमेंट को एनरिच करने के आपके जो भी तरीके सलीके हो वो आप अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर भी करें, ताकि उन लोगों के अंदर भी जागरूकता फैले, और जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर अगर बूंद बूंद से भी अगर कुछ मिलाया जाएगा तो एक ना एक दिन वो सागर जरूर बन जाएगा। दोस्तों, तो नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर आते हैं, वायलेंस इन द हिल्स ऑफ शिलोंग अनरेस्ट। तो यहाँ पे मेघालय गवर्नमेंट है, उन्होंने काफी सारे स्टेप्स लिए हैं नेविटाइज डिमांड्स ऑन शिलोंग के ऊपर। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन थी वो मैं आपको बता देता हूँ एक जिस्ट के जरिए। यहाँ पे मेघालय के अंदर खासी, जैंतिया और गारो, यहाँ पे 3 तरह की कम्युनिटीज रहती है, और यहाँ पे दूसरी अलग अलग कम्युनिटीज भी रहती है। उन लोगों की यहाँ पे 80% रिजर्वेशन तो ऑलरेडी है ही है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है, और यहाँ पे
जो मेघालय की पॉपुलेशन है वो चाहती है कि हमारे रीजन के अंदर हम यहाँ पे इंडिजीनियस स्पीसीज है, सदियों पुराने हम लोग यहाँ से रह रहे हैं और इंडिया के कल्चर से हमें कुछ इतना लेना देना नहीं है, बल्कि क्या करें, अब इंडिया के पार्ट में है तो हमें रहना पड़ रहा है, वरना इंडिया के साथ रहने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं और हम इतना कुछ शेयर भी नहीं करते इंडिया की जो रहन सहन है और कल्चर है उसके साथ में। तो यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे कह सकते हैं कि 1750 से लेके 1900 आते आते तो उन लोगों ने क्या किया कि भाई पंजाब वाला जो रीजन था वहाँ पे जो सिख हुआ करते थे, जो सिख के अंदर स्पेसिफिकली वो सिख नहीं हुआ करते थे, लेकिन वो लोग जो है अडॉप्टेड सिख्स थे, यानी कि सिख धर्म को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। तो वो लोग काम करते थे स्वीपिंग वगैरह का, एक्सक्रीशन कलेक्ट करना। पहले के ज़माने में आपको पता होगा कि पहले जो सबसे ज़्यादा गरीब थे वो जंगलों में अपनी लू वाली एक्टिविटी, लैट्रिन वाली एक्टिविटी करने के लिए जाते थे, लेकिन उनसे जो अपग्रेडेड क्लास थे वो अपने घर के बाहर थोड़ा सा दूर या फिर अपने घर के अंदर एक कॉर्नर के पास वहां पे एक लैट्रिन बनवाते थे और उसके अंदर टीन या फिर पत्थरों के डिब्बे होते थे और डिब्बे के अंदर जो भी मल था वो कलेक्ट होता था। तो ये जो कम्युनिटी थी ये कचरा उठाती थी और इसको सही जगह पे उठा के लेके जाकर डिस्पोज करके आती थी और फिर वही डिब्बे को वहां पे प्लेस कर देती थी। तो ये लोगों ने एक तरह से कोई धर्म इनका नहीं था, पहले तो हिंदू धर्म के अंदर इन लोगों को माना जाता था, लेकिन इन लोगों ने हिंदू धर्म का विरोध कर दिया और सिखिज्म को अपना लिया। तो ये अडॉप्टेड सिख्स थे। तो यहाँ पे इतना टाइम पीरियड चले आने के बाद, यानी कि 150, 200, 250 साल होने के बाद यहाँ पे जो मेघालय है उनके अंदर इन अडॉप्टेड सिख्स की जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और यहाँ पे तो अब एक पूरा एरिया मोहल्ला जैसा बन गया है वहाँ पे। तो यहाँ पे ये लोग जो लोकल मेघालय के लोग हैं शिलोंग के अंदर, वो लोग इनका काफ़ी तरह पे विरोध करते हैं, क्योंकि मेघालय के लोगों की टेंडेंसी ये है कि हमारे रीजन के अंदर आके लोग जॉब वगैरह ले लेते हैं और हमारी अपॉर्चुनिटी है वो लोग ग्रैब कर लेते हैं। इवन बिजनेस वगैरह के अंदर भी अपना करतब शुरू कर देते हैं दिखाना, और यहाँ पे जो हमारी अपॉर्चुनिटीज होती है वो यहाँ से दूसरे लोगों के आने के कारण यहाँ से हमारी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब हो जाती है, उनके द्वारा सीज हो जाती है। तो अपने लिहाज से अपने प्रोटेक्शन के लिए उन लोगों ने इन लोगों को काफ़ी बार विरोध किया कि आप यहाँ से चले जाए। तो ऐसा विरोध पहले नहीं है, इससे पहले 1979 के अंदर बंगाली कम्युनिटी के ऊपर भी वायलेंटली टारगेट किया गया था और इनको यहाँ से निकाल के भगा दिया गया था। काफ़ी सारी समस्याएं उस समय भी हुई थी। नेपालीज को भी 1987 के अंदर यहाँ से भगा दिया गया था और काफ़ी सारी अलग अलग कम्युनिटीज़ को छोटी बड़ी मसले सिलसिले होने के बाद तो भगा दिया जाता है। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है, लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि 2015-16 में बहुत ज़्यादा है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 13.4% है यहाँ पे। तो जो ये सिख लोग थे इनके साथ यहाँ पे थोड़ी सी बोलचाल हो जाती है वहाँ के शिलोंग के लोकल कम्युनिटी वाले लोगों की, और बाद में मसला शांत भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे व्हाट्सअप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर चीज़ें बढ़ा चढ़ाकर मिलती है लोगों को कि भाई इस समस्या के अंदर जो शिलोंग का मेघालय का एक लोकल कम्युनिटी का इंडिविजुअल है, लड़का है, उनकी मृत्यु हो जाती है और फिर ये लोग भड़क जाते हैं और यहाँ पे जो सिख की जो रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पे यहाँ पे लोकल कम्युनिटी के लोग आके काफ़ी सारा दंगा मचाते हैं, फायर वगैरह भी होती है, यहाँ पे आग लगा दी जाती है, खून खराबे की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। लेकिन ऐसा कोई डेटा निकल के नहीं आया कि कितने लोग मरे हैं या फिर कितने लोग इंजर्ड हुए हैं। ऐसा डेटा हम अगर मिलेगा तो आपके लिए ज़रूर से लेके आएंगे। तो मेघालय के पॉलिटिशियन और सिविल सोसाइटी के लीडर्स ने यहाँ पे जो काफ़ी सारी डेमोग्राफिक विजिट ली है, डेमोग्राफिक तरीके से इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश की है। और जो ये प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट ये है कि प्लीज़ सिख लोगों को कहा जा रहा है कि प्लीज़ आप हमारे इस रीजन को छोड़ के चले जाइए, हम नहीं चाहते आप यहाँ पर रहे। तो इसके ऊपर इन लोगों ने बहुत सारे एफर्ट्स पहले भी किए थे, आज भी कर रहे हैं। और ये जो प्रोटेस्ट है वो आजकल का नहीं बल्कि कई सालों से ये लोग कर रहे हैं कि सिखों को यहाँ से भगाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे तो मैं दोस्तों आपको ये बोलना चाहूँगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ आती है तो प्लीज़ उसको सोचे समझे बिना शेयर मत करिए, जांच पड़ताल कीजिए उसकी थोड़ी बहुत। दूसरी बात कि कम्युनिटीज के बारे में सोचना बंद करें, इंडिया एज अ होल के बारे में सोचिए। आप यूपीएससी के एस्पिरेंट है, आपकी सोच से देश की सोच बनती है। तीसरी बात कि एवरी इंडियन इज एन इंडियन। आप बाहर जाओगे तो आपको ये नहीं पूछेंगे कि आप कौन सी कम्युनिटी और कौन सी कास्ट से हो, तो बाहर जाके आप इंडियन हो जाते हो, लेकिन इंडिया के अंदर आप इंडियन नहीं हो।
कहाँ से हो, तो भाई मैं यूपी से हूँ, मैं बिहार से हूँ, फलाना डिस्ट्रिक्ट से हूँ, ठीक जिले से हूँ, फलानी तहसील से हूँ, उस कम्युनिटी से हूँ, इस बिरादरी से हूँ, ये सब छोड़िए, इंडिया एज अ होल बनिए। न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, न इसके अलावा कोई और धर्म, बुद्धिज्म कोई नहीं है भाई। एक बनिए, हिंदुस्तानी बनिए, हिंदुस्तानी इंडियन बताइए अपनी कम्युनिटी को, ये वो ठीक है। और एक बन के रहे, नेक बन के रहे। अभी अपील कर रहा हूं मैं आप सबसे कि ऐसी चीजें ना हो, उसके लिए आप जो कुछ भी चाहे करें। और जॉब की रही बात, तो जॉब तो यहाँ पे बहुत टफ है ही है। आप तो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको तो पता ही है कि जॉब की कितनी सिचुएशन गंभीर है। तो यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, अरे दोस्तों काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट के अंदर। स्टार्टअप इंडिया की भी आपको जरूरत नहीं है, बस दिमाग चाहिए सोचने वाला। अगर आपके पास दिमाग है तो पैसे की भी जरूरत नहीं, बिजनेस भी ऑटोमेटिकली एस्टेब्लिश हो जाएगा। मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स भी पड़े हुए हैं जॉब के लिए या फिर कोई कम्युनिटी के प्रोडक्शन के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। कभी भी ऐसे दंगे फसाद के अंदर पार्टिसिपेट मत कीजिएगा, और कोई ऐसी एक्टिविटी भी मस्ट कीजिएगा कि जिससे कि इन एक्टिविटीज को बूस्टअप या फिर फ्यूल मिले। ये मेरा आपसे पर्सनल निवेदन है, हाथ जोड़ के ऐसी आपसे अपील करता हूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिएगा अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, और इस वीडियो को हो सके तो लाइक कीजिएगा अगर आपको ये कंटेंट और ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो। और तीसरी बात कि अपने दोस्तों को बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस उनको तुरंत प्राप्त होती रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंडिया एज अ होल।